जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अवनीश भाई, अवनीश पीएन शर्मा, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध.in। अवनीश भाई, केजरीवाल को बेल मिल गई क्योंकि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। 6 महीना तक केजरीवाल जी जेल में रहे, जेल से मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाए। आज उनको बेल दे दिया है जज साहब ने। अब लक्कड़ बग्घा समाज तो ये चाहता है कि केजरीवाल को, बल्कि और सबको, जितना है सबको जेल में ही ठूंस के रखे सरकार। अब सरकार, भैया सरकार इसमें क्या करेगी यार? जब जज साहब कह रहे हैं कि बेल इज द रूल, तो बेल तो आज नहीं कल मिलनी ही थी। पर इस बेल की टाइमिंग को देख के मेरे तो कान जो है अल्सेशियन कुत्ते की तरह खड़े हो गए हैं। अब मैं पर्सनली बताऊं, और मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि गवर्नमेंट ने या कहीं से भी एक गेम हुआ है। वो अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में एक शब्द होता है कि फलाने का गेम बजा दिया। सर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की बेल जो है ये कहीं हुड्डा साहब के साथ और राहुल गांधी के साथ गेम तो नहीं हो गया? जज साहब ने कहीं हुड्डा साहब का गेम तो नहीं बजा दिया हरियाणा चुनाव में? क्या सर कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ हाँ, चलते रहिए, वो गलती से रिमूव फिर से शुरू कर दीजिए। अब तो आपके पास एडिटर। अरे नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं, चलिए आप यहीं से शुरू कीजिए। नहीं अरे सुनिए सुनिए, तो, हम बता रहे पिछले हैं वीडियो में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? क्या? कि आप 1.5 मिनट ओ शिट किए हैं अपनी वीडियो में, लेटेस्ट। पता है आपको ये बात? हाँ जी। तो मेरा दर्शक, उसको जेनेरिक कंटेंट चाहिए, वो बहुत ज्यादा मेकअप शेकअप में विश्वास नहीं करता है। तो शुरू हो जाइए, किसने किसका गेम बजाया है? जी बोलिए। यार अरे मैं बता रहा हूं ना, देखिए मेरा ऐसा है, दर्शक देखिए ऐसा है, ठीक जेनेरिक है ठीक है। कंटेंट को पसंद करता है। बोलिए आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि वही मैं कह रहा था कि आप जब मिस्टर इंडिया बन गए थे उससे ठीक पहले मैं यही सेंटेंस कह रहा था कि साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलना चाहिए, बड़ा लोग पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं, लेकिन आपने जो कह दिया कि जज साहब ने गेम कर दिया राहुल के साथ और जज साहब ने गेम कर दिया हुड्डा जी के साथ, तो यहाँ पर जरा संवैधानिक मामला है, इसलिए मैं इज्जत करूंगा कोर्ट की और मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जरा टेक्निकली दो चीजें हैं। आप देखिए केजरीवाल की जो ये बेल अभी मिली है, तो इसमें दो केस थे। एक केस उनका ये था कि साहब ये जो सीबीआई ने हमको मनी लॉन्ड्रिंग में, शराब घोटाले वाले में अरेस्ट किया है, ये अरेस्ट ही गलत है। तो इस पूरी अरेस्ट को भी चैलेंज किया था। उसी के साथ इन्होंने बैकअप प्लान के तौर पर बेल भी लगा दिया था। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर बेल मिली है, इससे आपका खेल वाला जो फंडा है वो थोड़ा और ज्यादा रिच हो जाता है। केस खत्म नहीं हुआ है, शर्तें जो लगाई हैं 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा, मतलब बॉन्ड भरवाएगी। उसके बाद जो है उसने ये कह दिया कि साहब जो है आप हर तारीख में आएंगे, ये भी कह दिया है। दूसरा, आप जो है सीबीआई वाले मामले को कहीं जो है किसी रैली में बोलेंगे नहीं। मुझे एक चीज चौंका रही थी सर कि केजरीवाल जी पिछले चुनाव में जिस तरीके से स्टार प्रचारक के बुनियाद पर बेल लिए थे, तो वो मौका कब आएगा? लेकिन वो मौका नेचुरली आ गया। अब कहा जाता है कि साहब इस देश में हर समय चुनाव चलता रहता है, लेकिन अगर केजरीवाल साहब के इस बेल की टाइमिंग को सीधे जोड़ें राजनीति से, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी हैं, तो हरियाणा का चुनाव सामने है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि अभी 36-48 घंटे पहले तक जो है वो राघव चड्ढा
और बाकी हरियाणा कांग्रेस बैठ के टेबल पे बात कर रही थी, 10 सीट ले लो, 5 सीट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दुनिया भर की ले लो। तब तक ये बेल नहीं हुई और जैसे ही गठबंधन टूट गया वैसे ही बेल हो गई। अब बड़ नेचुरल है कि केजरीवाल साहब जो है इलेक्शन रैली तो करेंगे, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और 90 सीट की कुल विधानसभा है। 5 में अगर कहीं 5-7 में खेल हुआ तो मामला खराब। दूसरा एक एम्बैरेसमेंट है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का स्टार कैंपेनर सर्वे सर्वा अब चिल्लाएगा कांग्रेस के खिलाफ, हुड्डा के खिलाफ। तो या तो हुड्डा जो है अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लें और हुड्डा कांग्रेस बना लें, तिवारी कांग्रेस इस देश में बनी हुई है। तो मैं गणपति जी का या तो इसको आशीर्वाद कह लूं और या तो केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बाहर आ गए हैं, लेकिन इसके निहितार्थ तो निकाले जाएंगे। बड़ी सौखी सीधी बात है। और मैं ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, दोनों जजेस। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है। अभी न जाने किसने पिछले 24 घंटे से, जब से ये था कि इनका ये फैसला तो रिजर्व था ना जो आज आया है, तो 24 घंटे के आसपास से आप देख रहे होंगे एक थ्योरी और बाजार में घूम रही थी कि 2 जजेस की बेंच है और दोनों जो है उसमें अलग अलग राय रख रहेंगे। यानी अलग अलग राय रखेंगे तो टाई हो जाता तो 2 जजेस की बेंच में फिर केजरीवाल जी की जमानत जो है वो अटक जाती। मान लीजिए एक कहता जमानत देंगे और दूसरा कहता जमानत नहीं देंगे, जो थ्योरी टहलाई जा रही थी। ये थ्योरी को कौन टहला रहा था, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं इसको चंद्रचूड़ साहब और मोदी साहब की गणपति वंदना से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन जहां पर एक एक चीज इस देश में राजनीति से जोड़ ली जाती है, वहां पर यह सवाल आपने जो पूछा है, और ये सवाल तो बनता है साहब, ये सवाल तो पूछा जाना बनता है, बिल्कुल बनेगा। और एक चीज और साहब, इस सबके बीच में आपने कहा कि राष्ट्रवादी ये चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको उठा के जेल में। देखिए, राष्ट्रवादी बहुत कुछ चाहते हैं। आप उनको लकड़बग्गा कह रहे हैं, हालांकि मैं उनको पवित्र राष्ट्रवादी कहता हूं। शाकाहारी लकड़बग्गा भी अगर मैं कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। देखिए साहब, वो तो ये भी चाहते हैं कि देश के 35-40 करोड़ मुसलमानों को ले जाके प्रशांत या अरब महासागर में फेंक दीजिए, तो ये संभव नहीं है ना। दूसरा, मोदी जी के इतने सारे काम धाम के बाद भी तीसरे टर्म में 99 सीट दे के एक जहरीले आदमी को आप लीडर ऑफ अपोजिशन लाइक बना देते हैं, मुहा के बना देते हैं। अरे अरे देखा लड़का है, कितना सुंदर लड़का है। अरे भाई, यह देश जो है लाल गाल पर मुहा जाता था नेहरू जी के, राजीव जी के, दादी की नाक है। अब लीजिए साहब, मैं बाकी अंगों पे नहीं जाऊंगा। मैं तो जहां भावनाएं इतनी व्यापक हों और इतनी व्यापक रूप से आहत हो जाती हों और पसीज जाता हो दिल, तो वहां पर ये सब नहीं। लेकिन टाइमिंग मजेदार है साहब। मैं एक बात को इंगित करना चाहता हूं दर्शकों के लिए। राहुल गांधी आरोप लगाता है कि ये तानाशाह सरकार है और ये चुनाव इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि एक तानाशाह ने विपक्ष को जेल में बंद कर रखा था। इनका एक तर्क है ये पहला। तो अब तानाशाह ने जो है केजरीवाल को छोड़ दिया, जाओ भैया चुनाव प्रचार करो, तो वो तानाशाही वाला आरोप हट जाएगा, पहली बात। दूसरी तरफ बीजेपी की एक जो राजनीतिक जो पूरा, अगर आप उसका एनालिसिस करें, तो जहां पर भी मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट होता है वहां बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती है। और अब केजरीवाल के छूट जाने से सीधे सीधे जो अब तक चतुष्कोणीय चुनाव था वो पंचकोणीय हो गया है। क्यों? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जजपा और अब आम आदमी पार्टी। आपने कहा चलो कुछ नहीं करेगा तो 1000-2000 वोट काटेगा। नहीं सर, 1000-2000 वोट काटेगा कुछ सीटों पर, कुछ पे 5000 काटेगा, कुछ पे 10,000 भी काटेगा, और 90 में से कम 10 सीट ऐसी होगी
जहां केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 10 से 15,000 वोट काटेगा। तो केजरीवाल एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, ये तय है। पर कुछ लोगों को मिनिमम 10 सीट हरवा देंगे, ये भी तय है। अब बात यह है कि तब केजरीवाल के मैदान में आ जाने से आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में थोड़ी सी जान पड़ जाएगी और वो 10 सीटों पे असर डाल देगा। वो 10 सीटें किसकी होंगी? सवाल सोचने वाला यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल का प्रचार भाजपा को पहुंचाने के लिए केजरीवाल को छोड़ा गया है कि जाओ बेटा मस्त रहो, प्रचार करो। अच्छा सर, हरियाणा दिल्ली से लगता हुआ प्रदेश है ना। एक चीज नोट कीजिए, एनसीआर रीजन में फरीदाबाद की 3 सीटें, गुड़गांव शहर की 2-3 सीटें, और आउटर दिल्ली से एकदम जो लगे हुए हरियाणा के एरिया में सर 10 सीटें तो दिल्ली से एकदम टच है ना, उन पे केजरीवाल का असर है। तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस चुनाव में और कांग्रेस का वोट काटने के लिए केजरीवाल का जो प्यादा है ये उतार दिया गया है चुनाव मैदान में? ये नहीं लग रहा आपको? नहीं देखिए साहब, ऐसा है ना, जरा सा लकड़बग्गो वाली लाइन को ही मत उठा लीजिए। विपक्ष भी ये कहेगा और कहता ही है कि इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ में है, सीबीआई मोदी के हाथ में है, ईडी मोदी के हाथ में है। तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सेटिंग गेटिंग करके केजरीवाल को बाहर निकाल दिया गया। अरे भाई, ये फैसला सुरक्षित था और तब जो है मैं ही अपनी बात से पलट रहा हूं। तब इलेक्शन में बैठ के गठबंधन टूटा नहीं था, गठबंधन की बात भी नहीं चल रही थी। तो ये तो फैसला आज आया है। अब इसे मात्र संयोग कहिए। मोदी जी का आधा वाक्य मैं इस्तेमाल करूंगा, संयोग है कि प्रयोग है, तो उसमें से प्रयोग हटा देते हैं, खाली संयोग है ये। मैं उसको इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी। देश के संवैधानिक व्यवस्था को हम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते और ना ऐसा करना चाहिए। अब जो हो गया है, जो हकीकत सामने है कि अरविंद केजरीवाल नाम के एक राजनीतिक जंतु जो कि नई राजनीति के लिए जाने जाते हैं और भांति भांति प्रकार की नई राजनीति करते हैं। इस देश में उन्होंने क्या क्या प्रतिमान स्थापित किए हैं, किस तरह के प्रतिमान स्थापित किए हैं, कांग्रेस के खिलाफ हो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, वो अब चुनावी मैदान में बाहर हैं हरियाणा। क्योंकि सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उनको बेल मिली है, वो मुख्यमंत्री नाम के हैं। नाम के मुख्यमंत्री वो तिहाड़ के अंदर भी थे, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस समय मनीष सिसोदिया भी तो बाहर हैं, उनके नंबर 2 थे। ये अलग बात है कि उनसे उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। क्या मनीष सिसोदिया वापस जमानत में आने के बाद मंत्री बन गए? कोर्ट ने जमानत देते समय ऐसी कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को दोबारा कैबिनेट में इंडक्ट नहीं किया। ठीक। दूसरी चीज, केजरीवाल अब जब जमानत पर बाहर हैं साहब, तो उन शर्तों में यह शामिल है कि वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे। अब ऐसे में वो करेंगे क्या? खाली तो बैठेंगे नहीं। शीश महल में पूरा दिन खाली तो बैठेंगे नहीं, सामने जो भी इलेक्शन होगा वो करेंगे। अब यहां पर देखना यह है कि अभी वो डिटेल फैसला मैं आधा ही पढ़ पाया हूं कि वो दोबारा से असेंबली बुला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका एक बड़ा पुराना शगल है कि वो असेंबली बुला के दिल्ली की, उसके बाद जो है वो दुनिया भर का मोदी जी को गरियाते हैं, बीजेपी को गरियाते हैं, पूरे संसार को गरियाते हैं। वो ये भी हो सकता है कि असेंबली का सेशन बुला लें अगर कोई टेक्निकल ग्राउंड हो, और बुला के जो है वो ट्रंप और कमला हैरिस के चुनाव के बीच में भी कूद पड़े उसी असेंबली से। तो वो इस तरह के काम करेंगे। लेकिन वह जंतु जो बिना मतलब बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, उसके सामने उसके कैंडिडेट उतरे हुए हैं। हरियाणा का विधानसभा चुनाव सामने है और एनसीआर से लगभग सटा हुआ वो पूरा इलाका है, छोटी सी विधानसभा है। तो इलेक्शन कैंपेन तो वो करेंगे ही। अब कैंपेन करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? बट नेचुरल है कि वो पहला निशाना उनका रहेगा बीजेपी पे।
क्योंकि उसकी सरकार के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल सरकार तो वहां बना नहीं सकते, तो अगर सरकार बना नहीं सकते और बीजेपी वहां पर सत्ता में है जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो सहयोगी पार्टी है जो सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसी का नुकसान पहुंचाएंगे। वोट तो किसका ये काटेगा, आपको क्या लग रहा है, वोट किसका काटेगा? भाई वोट निश्चित रूप से कांग्रेस का काटेगा। जो जो बीजेपी विरोधी वोट है, क्या ऐसा कोई समीकरण है क्या कि हरियाणा का में कोई ऐसा वोटर वर्ग भी है क्या कि जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा और मजबूरी में कांग्रेस को वोट न देना पड़े इसलिए वो बीजेपी को दे रहा था, और केजरीवाल आ जाएंगे तो वो केजरीवाल को दे देगा? ऐसा तो है नहीं। तो बीजेपी को तो यहां कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो 2 वोट भी अगर काटेगी आम आदमी पार्टी, तो वो कांग्रेस ब्लॉक का, एनडी ब्लॉक का काटेगी, कांग्रेस का वोट काटेगी। देखिए, ऐसे जो छोटी विधानसभाओं के छोटी छोटी जनसंख्या वाले जो राज्य होते हैं ना, उसमें एक चीज देखिए, और खासतौर पे हरियाणा की एक मैं आपको पॉलिटिकल एक वो बता दूं खूबी खासियत, कि यहाँ पे मैं हमेशा बोलता आया हूं कि कम से कम 90 विधानसभा में 30 सीटों पे निर्दलीय अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे कि अगर आप पिछले 10 विधानसभा चुनाव का डाटा उठाएं तो 7 से 10 तो निर्दलीय जीतते हैं हर साल, 5-10 निर्दलीय सेकंड आते हैं और 5-10 निर्दलीय थर्ड आते हैं। तो जो जीतता है वो 50-55 हजार वोट लेता है तब जीतता है, जो सेकंड आता है वो 25-30 हजार वोट लेता है तब सेकंड आता है, और जो थर्ड रहता है वो 10-15 हजार वोट काटता है। और हर सीट पर जो 8-10 टिकटार्थी जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उसमें से एक आध बागी होकर निर्दलीय लड़ेगा और एक आध तो जो है वो आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ जाएगा। तो ऐसे मैंने ये देखा है कि इस प्रकार के जो निर्दलीय होते हैं ना, जो छोटी पार्टियों से लड़ जाते हैं, उनके बाद भी 5 से 10 हजार वोट होता है। ये वोट सर सीधे सीधे हुड्डा साहब का कटने जा रहा है हरियाणा में। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल साहब, ये देखिए, बात आप कितने भी एंगल से बतिया लीजिए, लेकिन हकीकत यही है। मैं कहता हूं कि कोई आधार ना हो, क्या नहीं हो। मैंने पहले भी कहा ना कि केजरीवाल बाहर आ गए हैं, ये सच है। अब बाहर आ गए हैं तो इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन सामने दिखाई दे रहा है हरियाणा का। निश्चित रूप से जो कुछ भी नुकसान होगा वो कांग्रेस का होगा, बीजेपी का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा। और एक चीज और, यह स्थापित सच है कि जितने कोणीय मुकाबले बढ़ते जाते हैं, बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन करती है चुनाव में। एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी का सीटी था, वो गैस गुब्बारा बना हुआ था, वो सब फूट फाट के निकल गया है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही लाभ है। जो कुछ भी बीपी बढ़े, चाहे शुगर बढ़े, चाहे टेंशन बढ़े, चाहे खर्चा बढ़े या पर्चा बढ़े, जो कुछ भी बढ़े, वो कांग्रेस के हिस्से आने वाला है। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर कुछ भी अगर हासिल करेगी तो वो उसका कुल मिला के फायदा है, जो कुछ भी हरियाणा के चुनाव से हासिल करेगी। चौथी बात, राहुल गांधी का वो जो ब्रॉड सपना इंडी गठबंधन का, वो बहुत बुरी तरीके से और बहुत गंदे तरीके से हरियाणा से टूटने का शुरुआत हो गई है। आप क्या समझ रहे हैं, हरियाणा से टूट गया, दिल्ली में 6 महीने बाद इलेक्शन है, वहां बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। पंजाब में बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। महाराष्ट्र का चुनाव आने दीजिए, अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो हर जगह चुनाव में कूदेंगे, निश्चित रूप से कूदेंगे। तो कुल मिला के ये शॉर्ट टर्म अगर आप देख लीजिए नुकसान, तो हरियाणा में है कांग्रेस का। लॉन्ग टर्म अगर आप देख लीजिए तो मोदी के सामने खड़ा किया गया इनका इंडी गठबंधन नाम का फर्जी मुलम्मा, वो पूरी तरीके से फुस होता है। और इसके भी सूत्रधार अगर कोई बनेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बन रही है। एक और सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, तो दिल्ली में किस मुंह से मांगेगी इंडिया अलायंस? किसी मुंह से नहीं। हाँ, किसी मुंह से नहीं मांग सकते आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर। और एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण हरियाणा के ही चुनाव में, मैं बड़े संदर्भों में बात कह रहा हूं,
राहुल गांधी जाति जनगणना और तमाम चीजें करके क्या कर रहे हैं, हिंदुओं में अलग अलग बरगला रहे हैं। लोकसभा का जो नतीजा आया उसमें भी तमाम लोगों ने कहा कि साहब जो एसटी वोट और अति दलित वोट और अति ओबीसी वाला वोट जो मोदी के पास 2014 से 19 तक आया, वो फिर 24 में छिटक गया। अगर इस अवधारणा को ही सामने रख लें तो एक और बड़ा नुकसान होने जा रहा है हरियाणा में, और वो भी देखना मजेदार होगा। रावण की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी वहां पे उतरी हुई है। अब एक तर्क मैं और देता हूं। आप कोई ये कह सकता है कि साहब ऐसा है वो तो बीजेपी का भी वोट काटेगी। अरे मेरे ज्ञानी, राजनीति का अगर र भी जानते हो तो जरा मुझे कोई ये बता दे कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अब तक वोट देने का मन बनाया हुआ कोई एक दलित छिटक के केवल इस बात के लिए रावण के पास चला जाएगा कि रावण ने वहां पर्चा भर दिया? अरे उसके पास कांग्रेस का ऑप्शन था, वो कांग्रेस में चला जाता। इसका मतलब है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर एग्जिस्टिंग वोट में से एक वोट नहीं खिसकना है। अगर कुछ जुड़ेगा तो जुड़ेगा। और दूसरा, सामने वाले के वोटों में बंटवारा, ये डबल का फायदा देता है जो एक आदमी इधर लड़ रहा है। यानी कि अगर कांग्रेस पूल यानी थोड़ा सा भी बंटवारा होता है या जो भी बंटवारा होगा वो डबल का फायदा देता है बीजेपी को। या बीजेपी की जगह वहां कोई भी रख लीजिए जो एक पार्टी लड़ रही हो, तो भाई या तो आप 10 वोट किसी को दिला दीजिए या उसके खिलाफ पड़ने वाले 10 वोट रोक लीजिए। तो वो जो अगर 10 खिलाफ वोट रुक जाएं तो वो 20 वोट का काम करते हैं पक्ष वाले जी। तो ये एक बड़ी चीज होगी। तो कुल मिला के कुछ भी अगर आंख टूटे चाहे कान टूटे, मैंने पहले ही कहा, आपका कहीं कुछ भी नुकसान हो, बीपी बढ़े या शुगर, कपड़ा फटे या कुछ भी, वो कांग्रेस का होना है। इंडी गठबंधन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऑफिशियली 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, ये प्रमाणित हो चुका है और ये लंबा ध्वनि देगा पैन इंडिया कांग्रेस के लिए। कुल मिला के खरबूजा चाहे चक्कू पे गिरे, चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो हुड्डा साहब के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए और थोड़ी सी संवेदना भी व्यक्त कर दूंगा कि चुनाव मजेदार हो गया है। अच्छा, मैं देख रहा हूं हरियाणा का चुनाव दिन प्रतिदिन मजेदार होता जा रहा है अवनीश भाई, मुझे मालूम है। और इसी के साथ चंद्रशेखर रावण भाई को मैं शाबाशी दूंगा कि खूब जी जान लगा के, जोर लगा के लड़िए हरियाणा, जोर लगा के हईशा। आपने सर समय दिया अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय।